अस्सलामुअलैकुम। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता शहजाद एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे तरीके से इस पूरे सिनेरियो को एंजॉय भी कर रहे होंगे, क्योंकि मुश्किल होता है एंजॉय करना समटाइम्स, लेकिन आपको अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बरकरार रखने के लिए अपने आप को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज का मैसेज यही है और आज के इस शो में हम इसी से रिलेटेड बातें करेंगे कि हमने अपने आप को सेटिस्फाई कैसे रखना है, खुश कैसे रखना है, उन तमाम बुरे हालात और वाक़यात के बावजूद अपने आप को मुतमईन कैसे रख के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। तो आज का शो इसी हवाले से होगा। हम बात करेंगे इन सारे मसाइल के ऊपर जो कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में दरपेश होते हैं, लेकिन उन मसाइल को किसी ना किसी तरीके से पसे पुश डालते हुए आगे बढ़ना होता है, क्योंकि अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स के साथ आगे बढ़ाना बेहद ज़रूरी होता है। बहुत मुश्किल हो जाता है अगर हम उन्हीं सर्कमस्टांसिस के साथ अपने माइंड सेट को चलाएं और फिर आगे बढ़ने की बात करें तो मुश्किल हो जाता है। बहुत मायूस कुन सूरत हाल कभी कभी पैदा हो जाती है और फिर हमारे इर्द गिर्द कोई नहीं होता जो हमारी हेल्प कर सके। हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको बताएंगे कि अगर आप किसी मुश्किल में हैं, किसी परेशानी में हैं, किसी से शेयर करना नहीं चाहते, एंजाइटी का या डिप्रेशन का शिकार हैं, तो सारी सूरत हाल से निकलने के लिए आपको अपनी मदद कैसे करनी है। कोई आपकी मदद को अगर नहीं आता तो आपने खुद को उस सिचुएशन से कैसे निकालना है, तो उन क्रूशल टाइम्स के अंदर आपने अपने आप की कैसे मदद करनी है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने अपने मौजूद मेहमान को आज स्टूडियो में मदऊ किया है। मैं आपके साथ तारुफ करवा देती हूँ। बड़े ज़बरदस्त हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर हसन ओज, और इनका ताल्लुक है मेंबर सिंडिकेट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के। इसके साथ साथ ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं और एक और ज़बरदस्त तारुफ इनका ये है, जनरल सेक्रेटरी है ये ओज फाउंडेशन के। वेलकम हसन टू द शो, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। थैंक यू हसन। आज जो इशू और टॉपिक हम रेज करने जा रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू डिप्रेशन, एंजाइटी, जो बहुत से लोग सफ़र कर रहे होते हैं लेकिन ख़बर नहीं होती, कभी कभी खुद को भी नहीं पता होता कि आपके साथ चल क्या रहा है, आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, इमोशनली किस तरह से आप चेंज हो रहे हैं। उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आप बताएं कि किस तरह से हम इनिशियली इस चीज़ को पहले तो फाइंड आउट करें, रियलाइज़ करें कि हमारे साथ चल क्या रहा है, और उसके बाद हम हेल्प कैसे कर सकते हैं खुद की। थैंक यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो आपने किया है। आजकल का जो दौर है, मॉडर्न मैन जिसे मैं बोलता हूँ कि आज का इंसान, जो कि तारीख़ इंसानी में ऐसा इंसान पहले कभी नहीं आया, क्योंकि 16वीं सदी के बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, तरक्की की है इंसान ने, उससे पहले बिल्कुल एक इंसान की बिल्कुल ही सदियों पे मुही तारीख़ है जिसमें इंसान ज़राअत करता था, शिकार करता था, खाता था। उस वक्त साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। इन 400 सालों में साइंस ने इतनी तरक्की की कि हमारी हर चीज़ चेंज हो गई है। हमारा दिमाग जो है ऑब्जर्वेशन का आदी था, हमारा दिमाग जो है पढ़ाई लिखाई का आदी था। अब जो है हम हर बुक जो है अब अपने मोबाइलों में पढ़ रहे होते हैं। अब मोबाइल, हमारा दिमाग इतना तेज़ एक्टिविटी काम करने के लिए राज़ी नहीं है अभी तक, क्योंकि अभी तक एवोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा है। एक आदमी जो किताब पढ़ेगा, एक लफ्ज़ पे गौर करेगा, उसका दिमाग जो है बिल्कुल फोकस करने के काबिल होगा। लेकिन जब हम दिन भर स्क्रॉल करते रहेंगे मोबाइल पे, टैब पे, तो हमारा हमारा माइंड जो है वो थक जाएगा। फिर हम जब सोशल मीडिया पे देखते हैं कि एक बंदा गया है रेस्टोरेंट, उसने खाना खाया और उसने तस्वीर डाली है, उसने देखा कि वो बाहर घूमने गया, उसने ये कपड़े पहने हैं, वो इस सेलिब्रिटी के साथ बैठा हुआ है, उसने उसके साथ तस्वीर खिंचवाई है। ये चीज़ें हमें कॉम्प्लेक्सेस में डालती हैं। जब ये चीज़ें होंगी, जब हम स्कूल जाएंगे, बच्चों के स्कूलों में भी एक डिस्पैरिटी है कि भाई एक अच्छा स्कूल, महंगा स्कूल, ये हमारा बच्चा तो इस स्कूल में जाता है, आपका बच्चा किस स्कूल में जाता है, मेरे पास ये गाड़ी है, आपके पास वो गाड़ी है, आप कितने कमाते हैं, अगर लड़के के रिश्ते की बात है, लड़के का अपना घर है या नहीं, लड़की के रिश्ते की बात है, लड़की ने डॉक्टर है या नहीं है, ये चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जब हम इस तरह की सोशल सर्कल में जिएंगे तो एंजाइटी और डिप्रेशन होना लाजमी है। और जाहिर सी बात है, देयर इज नेवर एंड टू दिस कंपटीशन। जब अपने आप को हम किसी कंपटीशन में डाल देते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब हमारी ज़िंदगी में सुकून चला गया, हमारी ज़िंदगी से सुकून चला गया। कंपटीशन करना एक बहुत ऐसी चीज़ भी है, लेकिन कंपटीशन वो आपकी ज़ात के लिए नहीं होना चाहिए। कंपटीशन होना चाहिए किसी बड़े मकसद के लिए। मुझे इसलिए कम्पीट करना है कि मुझे अपने मुल्क का नाम रोशन करना है पूरे दुनिया भर में, मुझे मुसलमानों के लिए, इंसानों की बेहतरी के लिए कोई काम करना, कोई ऐसी ईजाद करनी, कोई ऐसी फलाह का काम करना है, उसके लिए अपने आप को सर्व कर देना, वो समझ में आता है। लेकिन मैं सिर्फ अपनी ज़ात के लिए कि मैं अपने साथियों से मुमताज़ हो जाऊँ, मैं अपने बहन भाइयों से घर में मुमताज़ हो जाऊँ, कि मेरी इज्जत में इजाफा हो, मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ जाए, मेरे चाहने वाले बढ़ जाएं, उसमें मेरी ज़ाती शख्सियत और मेरी ज़ाती अना की तस्कीन हो रही है। इस अना की तस्कीन आपके मरते दम तक नहीं होगी। बिल्कुल, आप ये कहना चाह रहे हैं हसन बेसिकली कि अपने आप को वक्फ करेंगे, अगर आप किसी के लिए वेलफेयर के लिए काम करेंगे और उसमें कम्पीट करेंगे तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर हम अपनी ही ज़ात के लिए करें कि अच्छा अपना लाइफ स्टैंडर्ड हाई हो जाए, मेरे पास आईफोन आ जाए, मेरे पास फला
हाइब्रिड गाड़ी आ जाए, कुछ भी, हर किसी की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, या फिर मैं फॉरेन ट्रिप्स करूं साल में कोई 4, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको टुवर्ड्स एंजाइटी, टुवर्ड्स डिप्रेशन जो है पुश करती हैं। लेकिन अब बात ये है कि बचना कैसे है। हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास जैसे आप बता रहे हैं कि सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जिसके अंदर हमने फॉलो किन लोगों को किया हुआ है, पहले तो ये देखना है हमने फॉलो किया हुआ है अपने से कोई 100 गुना जो ज़्यादा इंप्रूव्ड लाइफस्टाइल वाले लोग हैं। अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हम डेफिनेटली उसी दौड़ में शामिल हो जाएंगे ना। हम अपनी ज़िंदगी का हर दिन वैसे गुजारने की कोशिश करेंगे जैसे वो गुजारते हैं, हालांकि हमारे पास ना तो वैसे वसाइल हैं, ना हम वैसी अर्निंग कर रहे हैं, ना हमारा वैसा माहौल है। तो करना क्या है, क्या हमने अपनी फॉलोअर लिस्ट को भी चेंज करना है कि हम जिसको फॉलो कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत बात की है। पहले मैं इस बात का स्टार्ट जो है जब आपका यहाँ से करूँगा कि हम किसके मानने वाले हैं। फॉलोवर अगर हम हैं तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। उनकी अपनी ज़िंदगी कैसी थी? 3 दिन तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ख़ानदान नबूवत ने सैर होके खाना खाया हो। सही है। और उन्हीं के साथ उनके साथी हैं उस्मान गनी, उन्हीं के दामाद भी हैं, उनके माशाल्लाह माली हालात बेहतर थे। क्या वो कंपटीशन करते रहे आपस में कि भाई नहीं मुझे अपने दामाद से ज़्यादा अमीर होना है, या मुझे जो है क्या कहते हैं मेरे पास खाना नहीं है? ये चीज़ें इस तरह नहीं देखी जाती। हम पहले तो उनके मानने वाले हैं। अब जब हम उनके फॉलोवर हैं, अब हम अपने आप को यहाँ पर रख के देखें अगर 2 मिनट के लिए, तो हम अपने लोगों से किस बात तो कंपटीशन। अभी आपको एक बीमारी होती है, अभी आप जा रहे हैं रोड पे, आपको हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, आप मर जाते हैं, कंपटीशन कहाँ जाएगा आपका? तो ये चीज़ें बहुत ही सानवी हैं, बिल्कुल ही अननेसेसरी हैं जिस कंपटीशन में हमने अपने आप को डाला हुआ है। हमारे जो हमने फॉलोअर्स बनाए, जिनके हम फॉलोअर्स हैं, हम उनको पसंद कर रहे हैं क्योंकि हम वो बन नहीं सकते। ऐसा क्यों है? हम मेरे फॉलोअर तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं, मैं यहाँ पर बांगे दहल ईदी साहब का नाम लूँगा, ज़फ़र अब्बास साहब का नाम लूँगा। मैं ज़फ़र अब्बास मेरी जनरेशन के हैं, मेरे सामने के हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं उनको देखता हूँ, मैं इंप्रेस होता हूँ। जबरान नासिर साहब है, मेरे सामने के मेरे दोस्त हैं, मैं उनको इंप्रेस होता हूँ। मैं ऐसे लोगों से इंप्रेस होता हूँ। ज़फ़र अब्बास साहब कितना सिंपल लाइफस्टाइल, इतनी बड़ी फाउंडेशन उन्होंने बना दी है। इस तरीके से और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ जो मेरी नज़रों के सामने, जिनको मैं आइडियलाइज कर रहा हूँ और जिनसे मैं मोटिवेट हो रहा हूँ। अपने हीरोज़ जेन्युइन बनाए, अपने हीरोज़ रियल बनाएं, तो आपको समझ में आएगा कि जब दूसरों की आप हेल्प कर रहे होते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, ज़िंदगी का असल मकसद भी यही है कि दूसरों के काम आना। और ज़िंदगी में असल जो आपका मकसद हयात जो है, आपको तसल्ली जो आपको देगी, वो आपको कहीं किसी और चीज़ में नहीं मिलेगी। मैं कितना भी बड़ा डॉक्टर बन जाऊँ, मैं कितना भी बड़ा स्पेशलिस्ट बन जाऊँ, मैं USMLE करके US में बैठा हूँ, पर मुझे सेटिस्फेक्शन उसी वक्त आएगी जब मैं कोई वेलफेयर का काम करूंगा। एक इंसान दूसरे के लिए जो मदद का और निकी का काम करता है, ये सब भी ज़रूरी है, ये सब भी ज़रूरी है, लेकिन इसका मकसद भी लोगों की वेलफेयर होना चाहिए, ना कि अपनी ज़ाती तशहीर, अपना लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना, अपने लाइफस्टाइल को अपलिफ्ट करना। बिकॉज देयर इज़ नो लिमिट। अगर आप कहेंगे तो देयर ओवर वन लर्नेड मैन देयर इज अनदर लर्नेड मैन। अल्लाह ताला ने हर एक से ऊपर एक और बनाया है, तो हर अमीर से भी ऊपर अमीर है। तो आप इस कंपटीशन में कभी खात्मा नहीं होना है। तो जो अल्लाह ने आपको दिया है उस पर राजी रहें। हाँ, ये कि बेसिक नेसेसिटीज आपकी पूरी होनी चाहिए, लग्जरीज का कोई एंड नहीं है। तो लग्जरीज के पीछे भागना छोड़ दें, और उसके लिए आपकी शख्सियत बहुत मजबूत होनी चाहिए। और इसमें पेरेंटिंग का बहुत कमाल होता है। पेरेंटिंग, मैं इस वक्त मजहब की बात नहीं करूँगा कि लोग बोर हो जाते हैं कि मजहब का बहुत कमाल है, पेरेंटिंग का बहुत कमाल है। अगर आप कि पेरेंट्स ने आपको इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि बेटा इस पे राजी खुशी रहना सीखो, और अपनी जिंदगी से जितना तुम इनपुट ले रहे हो ज्यादा आउटपुट दो, तो आपकी जिंदगी पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी। हाँ, आप इतना कुछ ले रहे हैं और आउटपुट आप सोसाइटी को कुछ नहीं दे रहे हैं। अगर वो चीज, मैंने खाना बनाया खुद खाया, तो फायदा ही क्या? अगर मैंने खाना बनाया 10 लोगों के लिए, 10 लोगों ने खाया, तो ये है एक्चुअल जो मैंने काम किया है। बिल्कुल हसन, जो आपने बात की ना अभी सब्र और शुक्र वाली, ये तो ऑलमोस्ट माइनस ही कर दें आप। हम ये कहीं नहीं देखते। अगर हमने 3 टाइम पेट भर के खाना खा लिया, तो सब्र, ये शुक्र वाला कोई एलिमेंट उसमें होता नहीं है। ऐसे फील होता है कि हम उसको डिजर्व करते हैं। भाई 3 टाइम का खाना हम डिजर्व करते हैं। मैंने लोगों का ये एटीट्यूड देखा है, उसके अंदर मैं खुद को भी शामिल कर लेती हूँ कि आपको ये ना लगे कि मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रही हूँ। तो अगर हम 1 टाइम का खाना खाते हैं, एक ब्रेड के स्लाइस के साथ, एक चाय के कप के साथ, तो मुझे लगता है कि उस जगह पर बैठ के अगर आपने शुक्र अदा कर दिया ना, तो फिर आपको ग्रीड नहीं होगी कि नेक्स्ट टाइम आपने पिज्ज़ा हट में बैठ के पिज्ज़ा खाना है, या कोई एक अच्छा लग्जरी आपको मील चाहिए होगा। तो ये जो शुक्र वाला एक एलिमेंट है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। और अगर हम इसकी तरफ चले जाएं, हसन आप मुझे बताइएगा कि मैं सही कह रही हूँ कि अगर हम शुक्र की तरफ चले जाएं ना, तो फिर भी हम एंजाइटी और डिप्रेशन से जो है खुद को निकाल सकते हैं। बेशक बेशक, बहुत ही खूबसूरत बात की है। सब्र और शुक्र, अल्लाह ताला ने कहा है कि ना मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, और आपको जितना शुक्र अदा करोगे उतना ज़्यादा ही मिलेगा। अल्लाह ताला ने सिर्फ एक ही बुनियाद रख दी है कि
कि कुरान में के जो सुपीरियॉरिटी मेरे नज़दीक जो कुरान में अल्लाह ताला ने बयान कर दिया, तो मैं सबसे बेहतरीन वो जिसका तकवा सबसे ज़्यादा है। तकवा का मतलब ये नहीं जो नेकी करने की सिलाई, मैं अमीर हूँ तो मैं ज़्यादा नेकियां कर रहा हूँ, मैं गरीब हूँ मैं एक बंदे की नेकी मदद कर रहा हूँ, तो मैं अल्लाह ताला ने इसलिए नेकी को क्राइटेरिया तकवे को बनाया, परहेजगारी, कि मैं कितना अपने आप को गुनाहों से बचाता हूँ। और एक और चीज़, इल्म, क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? ये दो चीज़ें हैं जो हर एक को मिल सकती हैं, गरीब से गरीब को ही मिल सकती हैं। हमारे जो अकाबिर उलमा रहे हैं, सालेहीन रहे हैं, जिनके हम मानने वाले इमाम अबू हनीफा हों, ये सब लोग, इनकी ज़िंदगी अगर आप उठा के देख लें, इमाम गज़ाली, इनकी ज़िंदगी उठा के देख लें, कितनी कुछ हो के भी, इमाम बुखारी, सब कुछ हो के भी लुटा दिया लोगों पे। बात ये नहीं कि आपने कितना रखा अपने लिए, कितना लुटा दिया। हज़रत उस्मान गनी की जब डेथ हुई तो उनके पास क्या था? हम हज़रत खतीजा तुल कुबरा जो हैं, उनकी जब डेथ हुई उनके पास क्या था? वो सबसे बड़ी जो थी ताजिर थी मक्के की, लेकिन उनके पास क्या था? बात ये कि आपके पास है कितना और आप कितना लोगों पे लुटा रहे हैं, रादर कि अपनी ज़ात के लिए रख रहे हैं। यहाँ से द पावर ऑफ गिविंग जिसे हम कहते हैं, ये डिसाइड करता है कि व्हाट यू आर। मेरे पास कोई भी चीज़ है, अगर मैं उसको शेयर कर रहा हूँ सब में ना, सो दैट्स व्हाट डिफाइंस मी। यही चीज़ है जो शायद आगे भी हेयर आफ्टर में भी मेरे काम आनी है, और इस दुनिया में भी शायद मरने के बाद भी 50 साल बाद भी लोग मुझे अच्छे नाम से याद रखेंगे कि जो मेरे पास अगर एक चीज़ थी उसको मैंने 50 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया, रादर कि वो 50 की 50 चॉकलेट्स है वो मैंने खुद ही खा अपने पास रख लें। बिल्कुल ऐसी है, ये जो गिविंग की पावर है ये बहुत बड़ी पावर है, और इसकी हमें पावर को समझने की भी ज़रूरत है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि अगर इन सारे माहौल के अंदर, इन सारी चीज़ों के अंदर हम किसी न किसी तरह से इफ़ेक्ट हो गए हैं, इन्फ्लुएंस हो गए हैं उन सब चीज़ों से, और हम डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो गए हैं, तो अब ये सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर दी, लेकिन मेडिकली हमारे अंदर क्या चेंजेस आती हैं, और अगर हमें रियलाइज़ हो जाए कि ये हमारे साथ हो गया है तो फिर हमें कौन सी हेल्प सीख करनी चाहिए इमीडिएटली आपके ख्याल से? जी, हमारे दिमाग में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिसे न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के अगर इम्बैलेंसेस हो जाते हैं तो हमें डिप्रेशन और एंजाइटी के फेजेस आ सकते हैं। अच्छा, साइकोसिस के भी होता ये है कि एक किसी के घर में डेथ हुई है, आपको दुख होता है, तकलीफ होती है, डिप्रेशन का फेज आएगा, इट्स नेचुरल, मॉर्निंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। सब कुछ अच्छा चल रहा है फिर भी आप खुश नहीं हैं। आप बड़े बड़े एक्टर्स की जर्नी सुनेंगे, सब कुछ है पर खुश नहीं है। सो इट्स इनहेरेंट, द डिप्रेशन एंड एंजाइटी इज इनहेरेंट। उधर आपको एक तो ज़िंदगी का मकसद तलाश करने की ज़रूरत है, जिसमें आपको साइकोलॉजिस्ट हेल्प करेंगे, और आपको बेसिकली साइकेट्रिस्ट पहले देखता है और वो देखता है कि आपको सेरोटोनिन एक खुशी का हार्मोन है जो हमें खुश कराता है, फील कराता है। तो बहुत सारी दवाइयाँ SSRIs ग्रुप की, जो SNRI ग्रुप की, जो कि दी जाती हैं और आजकल बहुत ज़्यादा दी जाती हैं इस दौर में अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए। और इसमें कोई कबाहत नहीं है अगर आप साइकेट्रिस्ट से रुजू करते हैं, साइकोलॉजिस्ट से रुजू करते हैं, अगर आप दवाई खाते हैं और अपनी फंक्शनिंग मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि आज का जो दौर है, इंसानी तारीख में ऐसा दौर लोगों ने कभी फेस नहीं किया कि इतना ज़्यादा चेंजिंग, जो चीज़ें सदियों में होती थी अब वो सालों में हो जाती हैं। जी बिल्कुल। तो आज कुछ है कल कुछ है। इस दौर के तकाज़ों के तहत इंसान अपने आप को, इंसान के अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत नहीं दी है कि वो इतने रैपिडली अपने आप को चेंज कर सके, और जिसकी वजह से बर्डन हो जाता है हमारा दिमाग। जब हमारा दिमाग बर्डन हो जाता है तो ज़ाहिर सी बात है हमें फिर न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब होंगे और हमें फिर हेल्प की ज़रूरत है। तो दवाइयाँ हमें यूज़ भी करनी चाहिए, इसमें कोई कबाहत नहीं। अगर साइकेट्रिस्ट एडवाइस कर रहा है, और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए अपने आप को अवेलेबल रखना चाहिए अगर हमें कभी ऐसी ज़रूरत पेश आती है। और अपने उसके अलावा भी बुज़ुर्ग होते हैं हमारे घर के, अब तो मैं बोलूँगा हमारे घर में बुज़ुर्ग भी नहीं होते, बूढ़े लोग अफराद होते हैं, बुज़ुर्ग नहीं होते। बुजुर्गी जो है वो किसी उम्र में भी आ सकती है, उसका ताल्लुक हिल्म से है, इल्म से है, बुर्दबारी से है और तकवे से है। जबकि बूढ़ा इंसान जो होता है, अब मैं अपनी ही कहानी सुना दूं अगर आपको एक छोटी सी, कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो सब लोग जो मुझे ना, जब मैं जाता हूँ तो मुझे कोई भी ना वो अल्लाह से नहीं जोड़ना चाहता। वो मुझे कहता है बेटा बाहर जाओ, तुम पाकिस्तान में क्या कर रहे हो, करियर बनाओ। वो मुझे पैसा, कैपिटल की तरफ लेके जा रहा है। तो उनको बुजुर्ग आपने डिक्लेयर नहीं, मैं उसकी ज़िंदगी का वो उसके लिए क्राइटेरिया, यार्डस्टिक क्या है? कैपिटल। मैं किसी की इज्जत कर रहा हूँ कि इसके पास कैपिटल है, वो कितने बड़े घर में रहता है, उसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, उसका क्या इन्फ्लुएंस है, मैं इससे इन चीज़ों से लोगों को जज कर रहा हूँ। नो, फॉर मी मेरा ज़ाती क्राइटेरिया कुछ और है। तो आप जो क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं दूसरों के लिए, वो ही आपकी शख्सियत की अक्कासी कर रहा होता है। तो अगर हमारे ख़ानदान में या हमारे गली मोहल्ले में अगर एक गली में एक बुज़ुर्ग भी हो, एक मोहल्ले में एक बुज़ुर्ग भी हो, तो मैं समझता हूँ बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत हो जाएगी। अफसोस के साथ अब वो कह तो रिजाल है कि बुज़ुर्ग तो है ही नहीं, और जो है हम उनकी इज्जत नहीं करते।
बिल्कुल, और हमें हम उनको फॉलो ही नहीं करना चाहते। अगर हमें कोई ऐसी पीस ऑफ एडवाइस मिल जाता है, जिस तरह से आप बता रहे थे कि आप बहुत से लोगों से मिलते हैं तो वो आपको क्या बताते हैं, लेकिन अगर उसी टेबल पर या उसी जगह पर हमें एक ऐसा बुजुर्ग मिल जाए जो हमें बोले कि बेटा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लेना, इससे भी बड़ा सुकून मिलता है। ड्यूटी के टाइम पे टाइम निकाल के फ़र्ज़ अदा कर देना, अगर जो है सुन्नतें रह गई हैं तो फ़र्ज़ भी अदा कर देना। अच्छा, उनकी बातों को हमने सुनना भी नहीं है, हम खुद भी नहीं चाहते, तो इंडिविजुअली भी तो हमें अपने ऊपर भी काम करने की जरूरत है। ये हम किसी को नमाज की प्रीचिंग करते हैं ना तो लोग इरिटेट होते हैं, और हमें इस मामले पे ना मैं समझता हूँ कि नहीं इंटरफेयर करना चाहिए। प्रीचिंग इस तरह नहीं होती, थ्रू एक्शंस होती है। प्रीचिंग ऐसे होती है कि आप उसको एक डगर पे आहिस्ता आहिस्ता डालें, आप उसको दुनिया से, जो हम दुनियावी तरक्की में जो आगे से आगे बढ़ने का हुक है हमें, उसको कम करने की कोशिश करेंगे। बेटा जिंदगी सिर्फ ये नहीं है, ये भी है। हाँ। जो आपको बस उसको नमाज रोजे की तरफ ना लेके जाए, वो खुद चला जाएगा। आप उसको सिर्फ ये बताएं जो बेटा ये पैसे की तरफ तुम भाग रहे हो ना, ये पैसा एंड में तुम्हें कहीं नहीं लेके जा रहा, तो ये जिंदगी ये भी है, थोड़ी सी इसको भी देख लो। थोड़ा सा माँ बाप को भी टाइम दे दिया करो, थोड़ा सा सनराइज को सनसेट को भी देख दिया करो, थोड़ा सा दरख्त के नीचे भी बैठ जाया करो। ये चीजें जो उसे नेचर से करीब करेंगी, यही उसे फिर दुनिया से भी करीब करेंगी, लोगों से भी करीब करेंगी, फितरत से भी करीब करेंगी और मजहब से भी करीब करेंगी। अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी उससे। ठीक है हसन, बड़ी खूबसूरत बात आपने की है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए कि अब ये जो सोसाइटी का एक टैबू बन गया ना कि हम अपने जहनी मसाइल पर बात नहीं कर सकते, मतलब फिर टैग लग जाता है आपके ऊपर, ये तो पागल है, इसका तो दिमाग ख़राब है, इसके तो मसले ही और हैं, इसके तो साइकोलॉजिकल इशू को इतना बुरा पोर्ट्रे करते हैं, ट्रस्ट मी, कि जैसे तो इसको पागल खाने में होना चाहिए, इसको नॉर्मली ऑफिस में काम नहीं करना चाहिए, नॉर्मली फंक्शंस करते हुए ये बंदा हमें नज़र नहीं आए। ये आपने देखा है अपनी फील्ड के अंदर? बहुत ज़्यादा, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, और मैं इसको एग्जैजरेट करके नहीं बता रहा, बट आई थिंक 30 to 40% पेशेंट्स जो मेरे पास होते हैं वो कहीं ना कहीं एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स लेके साथ आ रहे होते हैं, खासतौर पर ख़वातीन। अच्छा, डिप्रेशन और एंजाइटी अपने आप को मैनिफेस्ट सिर्फ डिप्रेशन और एंजाइटी के ख़ास फॉर्म में नहीं करती है कि वो बंदा चुप करके बैठा हुआ है और कमरा बंद करके बैठा हुआ है और किसी से बात नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। उसके जिस्म में दर्द रहेगा मुसलसल, आप उसके जितने भी टेस्ट करवा लें, जितने भी एक्सक्लूड कर लें, बीमारी निकल के नहीं आ रही है। उसको आपने देखा होगा, बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, उनको डायरिया शुरू हो जाता है, मोशन लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल के टाइम पे पेट में दर्द शुरू हो जाता है, या खवातीन को, बच्चियों को पेपर देने जा रही उल्टियां शुरू हो गई, और जैसे पेपर देके निकलेंगे बिल्कुल ठीक नॉर्मल। ये क्या होता है? साइकोजेनिक डायरिया, साइकोजेनिक वॉमिटिंग। मतलब हमारे नफ्सियात का कितना असर है कि हमारे पेट में हॉल मची और हम वॉशरूम जा रहे हैं, या पेट में दर्द हो रहा है, या उल्टी हो गई है हमें, इस तरह हमारे जिस्म में दर्द रहने लग जाता है, हमारे सर में दर्द रहने लगता है स्ट्रेस की वजह से। तो जिंदगी की कोई भी चीज़ हो, मैदे का अल्सर जिसे हम कहते हैं, उसकी वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कॉज इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस हमारे, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन जो है हमारे कॉर्टिसोल जो है हमारे बॉडी में रिलीज होता है, और उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, और फिर ये ब्लड प्रेशर शुगर हमें कराएगा इन द लॉन्ग रन। तो इतना जब हम कोई भी चीज़ जो हमें बर्डन में डाल देती है, हमारी एक तो कुव्वत ऐसी होनी चाहिए कि हमें कोई चीज़ बर्डन फील ना कराए, और उसके लिए आपकी इनर ईमानी मैं बोलूँगा या तवक्कुल या वो ऐसी होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग। अगर नहीं भी है तो अपने आप को आर्टिफिशियली मजबूत करें। खवातीन खास तौर पे वो आती हैं, आप उनसे पूछें वो घर में क्योंकि रहती हैं, दिन में बच्चे पाल रही होती है, ना वो वॉक करती है, ना उनको सनलाइट का एक्सपोजर होता है, ना उनकी डाइट प्रॉपर होती है, केयरलेसनेस उनकी इंतहा पे होती है, और उनके पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है। आप उनसे बोलेंगे सर में दर्द, कहेंगे हाँ सर में दर्द है, आप बोलेंगे जिस्म में दर्द, कहेंगे हाँ दर्द है, उनके जहाँ आप पूछेंगे उनको दर्द हो रहा होगा। हालांकि वो दर्द की जब आप कॉजेज रूल आउट करने जाएंगे तो बीमारी नहीं निकलेगी, वो एक्चुअली सिर्फ उनका एंजाइटी या डिप्रेशन होता है जो उनको ये सब मैनिफेस्ट कर रहा होता है। फाइब्रोमाइल्जिया बाकायदा उसका एक डायग्नोसिस है जिसमें बहुत सारे पेन के पॉइंट्स होते हैं, जबकि उसमें डायग्नोसिस कुछ नहीं आता, सिर्फ स्ट्रेस की वजह से। अगर आप उनकी एंटी एंजाइटी या डिप्रेशन स्टार्ट कराएंगे, उनके सिम्टम्स में बहुत बेतहाशा फ़र्क आएगा। मैं बहुत सारे पेशेंट्स की स्टार्ट कराता हूँ और उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, उनको नहीं पता होता कि वो किस तरह ठीक हो रहे हैं। फिर मैं उनको बाद में बताता हूँ कि जो आपको मैंने जो दवाई दी थी ये जो है एक्चुअली आपको सिर्फ रिलैक्स करने के लिए थी, और इससे ही आपकी बीमारी ठीक हो गई, तो आपको एक्चुअल बीमारी नहीं थी, किसी मेडिकेशन में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो देखें ये कितनी अहम इंपॉर्टेंट बात है। इस हवाले से डॉक्टर हसन हमें बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझा भी रहे हैं, और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर आप ये खुद को फील कर लें कि अच्छा ठीक है आपको सर्टेन कुछ मेडिकेशंस की ज़रूरत है, आपको अपने जहनी मसाइल को ठीक करने के लिए, अपनी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। सबसे पहले तो आपने खुद को समझाना है, जब आप खुद को समझा लेंगे तो हम दूसरों को समझाने के काबिल भी हो जाएंगे। हम दीगर टॉपिक्स पे भी प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा।